हेलो दोस्तों, अगर आप 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं और संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ प्रयागराज के जो मुख्य दर्शनीय स्थल है वहां विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और पहला शाही स्नान 13 जनवरी को ही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। तो बात अब ये आती है कि प्रयागराज तो गई है, तो संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ प्रयागराज की और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे उन स्थानों के बारे में और ये भी बताएंगे कि ये स्थान कहाँ है और उन पर कैसे पहुंचा जा सकता है और ये सारे स्थान संगम क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको महाकुंभ के दौरान कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रयागराज के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में, ताकि जब आप महाकुंभ में आए तो इन सारे दर्शनीय स्थलों को अच्छे से विजिट कर सके। तो दोस्तों, प्रयागराज में जो पहला स्थान है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं वो है त्रिवेणी संगम। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम ही वो स्थान है जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये है त्रिवेणी संगम का मुख्य स्थान, क्योंकि यहीं पर संगम होता है गंगा, यमुना और लुप्त रूप से बह रही सरस्वती का। तो आप यहाँ पर गंगा और यमुना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरस्वती नदी है वो लुप्त रूप से बहती है। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए आप बाई बोट आ सकते हैं। आप यहाँ पर बोट शेयरिंग या फिर पर्सनल करके भी आ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर त्रिवेणी संगम के नज़ारे। दोस्तों, आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है बड़े हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर संगम स्थल से बिल्कुल पास में ही पड़ता है। अगर बात करें डिस्टेंस की तो ये संगम क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये प्रयागराज के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इसी मंदिर में पहुंचते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसीलिए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो काफ़ी भव्य और विशाल है। तो दोस्तों, आप भी महाकुंभ के दौरान इस मंदिर में ज़रूर जाएं और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। और इसके बाद जो तीसरा प्रमुख स्थान है वो है बड़े हनुमान जी से बिल्कुल पास में ही, और इस मंदिर का नाम है आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। ये मंदिर बहुत ही अच्छा और सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर संगम क्षेत्र से बिल्कुल पास में ही स्थित है। दोस्तों, इसे 4 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य की याद में बनवाया गया था। दोस्तों, ये मंदिर साउथ इंडियन विमान शैली में बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इसमें आपको कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप महाकुंभ के दौरान इस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर विजिट करने का जो चौथा स्थान है वो है अमर शहीद चंद्रशेखर पार्क। दोस्तों, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और उनकी रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली बची थी, तब उन्होंने उस गोली से अपने ऊपर वार कर लिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। और आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये वही पेड़ है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी। दोस्तों, इस पार्क का ब्रिटिश काल में जो नाम था वो था एल्फर्ड पार्क। उसके बाद इस पार्क का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। यहाँ पर आपको चंद्रशेखर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी और इसी पार्क में आपको इलाहाबाद संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। इसमें जाने का जो टिकट है वो करीब 50 रुपये रहता है पर पर्सन का। दोस्तों, इस म्यूजियम में अलग अलग गैलरीज बनाई गई हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को उन्होंने स्पेसिफिक थीम के साथ डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर आपको वो पिस्तौल भी देखने को मिलेगी जिससे उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। तो दोस्तों, आप इस पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर पार्क ये बना हुआ है।
और इसके बाद जो 5वां स्थान है वो है अकबर किला, जिसे इलाहाबाद किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इस पूरे किले में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जहां पर आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वट बहुत ही प्राचीन है। यह वृक्ष सतयुग से यहाँ पर विराजित है। इसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर पहुँचे थे और त्रेता में भगवान राम यहाँ आए थे, और भगवान राम ने इस वृक्ष को संसार के अंत तक, यानी कि सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए इसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। और इसी वृक्ष से कुछ दूरी पर आपको पातालपुरी हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद छठवां जो स्थान है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं वो है आलोपी संकरी देवी मंदिर। दोस्तों, ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। दोस्तों, इस मंदिर में आपको माता की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर झूले के रूप में माता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर और अच्छा बना हुआ है। आप इस मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। और जो 7वां स्थान है जहां पर आप विजिट करने जा सकते हैं वो है भारद्वाज पार्क। ये पार्क आलोपी संकरी मंदिर से करीब 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भारद्वाज जी की एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलेगी, और इस पार्क में आपको भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी देखने को मिलेगी। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम पहली बार चित्रकूट जा रहे थे, तब उन्होंने महेश्वरी भारद्वाज जी से चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा था, और वनवास से आते समय भी भगवान राम यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि ये आश्रम त्रेता युग से यहाँ पर स्थापित है, तो आप इस आश्रम में भी विजिट करने जा सकते हैं। और 8वें नंबर पर जो स्थान आता है वो है स्वराज भवन, और स्वराज भवन को आनंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज भवन नेहरू परिवार का पूर्व निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसको संग्रहालय में बदल दिया गया है। स्वराज भवन एक बहुत बड़ा भवन है, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक धरोहर है। यहीं पर नेहरू जी ने अपना बचपन बिताया था, और आपको यहाँ पर गांधी परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप इस भवन में भी एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और 9वें नंबर पर जो स्थान आता है वो है मनकामेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं वो मनकामेश्वर मंदिर का बोर्ड है। तो यहाँ से आप जब कुछ कदम नीचे जाएंगे तब आपको महादेव जी के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब माता सीता और भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई, और उसके बाद माता सीता ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को याद किया। लेकिन कुछ कारणों उनका ध्यान यहाँ पर नहीं लग रहा था। तब उन्होंने भगवान श्री राम से विनती की कि यहाँ पर एक भोलेनाथ जी का मंदिर होना चाहिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता की इच्छा पूरी की और भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर बनवाया। तभी से इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर मंदिर पड़ा। ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप यहाँ पर जरूर आइए। ये मंदिर यमुना जी के बिल्कुल पास में ही स्थापित है। यहाँ पर आप यमुना जी के भी काफी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है वो संगम घाट से मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप ऑटो या फिर ई-रिक्शा से आराम से पहुँच सकते हैं। तो आप इस मंदिर में भी दर्शन जरूर करें। और इसके बाद जो 10वें नंबर पर स्थान आता है वो है शिवालय पार्क। तो दोस्तों, ये है शिवालय पार्क, जो कि प्रयागराज की पावन भूमि पर बनवाया गया है, और इसको सभी भक्तों के लिए ओपन कर दिया गया है। और इसका निर्माण कार्य अभी कुछ दिन पहले ही पूर्ण हुआ है। दोस्तों, ये पार्क भारत की मैप के आकार का दिखता है। इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और समुद्र मंथन और भी कई आकृतियों के दर्शन दिखाए गए हैं। और ये पार्क प्रयागराज के अरेल घाट पर लोकेटेड है। और ये पार्क महाकुंभ आने वाले सभी दर्शकों की आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि इस पार्क को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, इस पार्क को भी आप एक बार जरूर विजिट करें। तो ये थे प्रयागराज के 10 प्रमुख फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो। तो इनको आप प्रयागराज जब आए महाकुंभ के दौरान इनको आप विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।